हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज पर मैं संदीप रंजन सरकार। रुक करते हैं सुपरफास्ट 100 का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया। इस शुभारंभ के साथ 26 राज्यों के 111 प्रशिक्षण केंद्रों में इस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना से लड़ रही वर्तमान फोर्स को सपोर्ट करने के लिए देश में करीब 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। ये कोर्स 2 से 3 महीने में ही पूरा हो जाएगा, इसलिए लोग तुरंत काम के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि ये वायरस हमारे बीच अभी भी है और इसके म्यूटेंट होने की संभावना भी बनी हुई है। इसलिए हर साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए हमें देश की तैयारियों को बढ़ाना होगा। इसी लक्ष्य के साथ देश में 1 लाख फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स तैयार करने का महाअभियान शुरू हो रहा है। कोरोना काल में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बरकरार है। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट की तरफ से किए गए एक सर्वे के मुताबिक स्वीकार्यता के मामले में पीएम मोदी अब भी दुनिया के बाकी नेताओं की तुलना में नंबर 1 है। सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी की ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग 66% है। सर्वे में वो अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील, फ्रांस और जर्मनी सहित 13 देशों के अन्य नेताओं से बेहतर बने हुए हैं। सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी के बाद इटली के प्रधानमंत्री मारियो ड्रैगी का नंबर आता है, जिनकी अप्रूवल रेटिंग 65% है। आपको बता दें कि अमेरिकी डेटा कंपनी मॉर्निंग कंसल्ट भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मैक्सिको, दक्षिण कोरिया, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य में सरकारी नेताओं के लिए अप्रूवल रेटिंग को ट्रैक करती है। सीएम मनोहर लाल ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। सीएम मनोहर लाल ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और गजेंद्र शेखावत से मुलाकात की। प्रकाश जावड़ेकर से मुलाकात के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा कि प्रकाश जावड़ेकर से नई इंडस्ट्री को लेकर चर्चा हुई। हरियाणा की कुछ इंडस्ट्री एनसीआर के नए नियमों की वजह से नहीं चल रही, तो हमने नियमों में छूट मांगी, जो बात केंद्र ने मान ली है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि शुगर मिल में अपना ईंधन इस्तेमाल करने की छूट मांगी है। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत से मुलाकात के बारे में जानकारी भी उन्होंने दी। मुलाकात के बारे में जानकारी देते हुए मनोहर लाल ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री से सरस्वती प्रोजेक्ट को लेकर चर्चा की। केंद्र 500 करोड़ की फंडिंग देगा। इसके अलावा गजेंद्र शेखावत से SYL पर पंजाब और हरियाणा की बैठक को लेकर चर्चा हुई। तो वहीं फरीदाबाद के खोरी गांव में मकानों को तोड़ने की कार्रवाई पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि खोरी गांव में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसलिए गांव को खाली कराएंगे। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि लोगों के पुनर्वास पर चर्चा चल रही है, जो अवैध रूप से बेच रहे थे उन पर भी कार्रवाई होगी। देश में कोरोना की दूसरी लहर की बेकाबू रफ्तार पर लगाम लगती दिख रही है। देश में लगातार चौथे दिन संक्रमण के 70,000 से कम केस दर्ज हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 62,480 नए कोरोना केस सामने आए, जबकि 18,087 संक्रमितों को कोरोना के चलते जान गंवानी पड़ी। वहीं बीते दिन 88,977 लोग कोरोना से ठीक भी हुए, यानी कल 28,000 एक्टिव केस भी कम हो गए। देश में लगातार 36वें दिन कोरोना वायरस के नए मामलों से ज्यादा रिकवरी। अब तक देश भर में 26 करोड़ 89 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। बीते दिन 32,59,000 टीके लगाए गए। हरियाणा में कोरोना की दूसरी लहर से हो रही कमी हो रही है। बीते 24 घंटे में 232 नए मरीजों की पहचान हुई। एक दिन में कोरोना से 38 लोगों ने जान ली। देश के साथ साथ प्रदेश में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो रही है। लोगों में बढ़ रही जागरूकता और प्रशासन की सतर्कता की वजह से कोरोना को मात देने में लगातार सफलता मिल रही है।
यही वजह है कि गुरुवार को झज्जर में कोरोना का एक भी नया मामला सामने नहीं आया। यहां स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाते हुए लोग कोरोना को मात दे रहे हैं, जिसकी वजह से जिले में रिकवरी रेट में भी बढ़ोतरी हुई। डीसी श्यामलाल पूनिया के मुताबिक कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए लोगों को निरंतर जागरूक किया जा रहा है। प्रशासन की ओर से स्वास्थ्य प्रबंधन में वैक्सीनेशन और सैंपलिंग प्रक्रिया पर फोकस किया गया। तेल कंपनियों ने एक दिन की राहत के बाद आज एक बार फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की। देश के 4 प्रमुख महानगरों में आज पेट्रोल 23 से 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल 27 से 30 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। दिल्ली में पेट्रोल का दाम 27 पैसे और डीजल का दाम 28 पैसे प्रति लीटर बढ़ा, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 96 रुपये 93 पैसे प्रति लीटर और डीजल 87 रुपये 69 पैसे प्रति लीटर हो गया है। वहीं मुंबई में पेट्रोल 103 रुपये 8 पैसे और डीजल का दाम 95 रुपये 14 पैसे प्रति लीटर है। कोलकाता में आज पेट्रोल 96 रुपये 84 पैसे और डीजल 90 रुपये 54 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि चेन्नई में पेट्रोल 98 रुपये 14 पैसे और डीजल के दाम 92 रुपये 31 पैसे प्रति लीटर पहुंच गए। पेट्रोल की कीमतें पूरे देश में शतक के निशान के करीब पहुंच गई है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कुछ शहर और कस्बों में पेट्रोल पहले ही 100 रुपये प्रति लीटर से महंगा बिक रहा है। मनोहर सरकार के दूसरे कार्यकाल के 600 दिन पूरे होने पर कांग्रेस नेताओं के सरकार को घेरने पर गृह मंत्री अनिल विज ने पलटवार किया। विज ने कहा कि हमें कांग्रेस से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। विज ने आगे कहा कि हमें कांग्रेस से किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। हमने जनता को वो बताया है जो काम हमने किए हैं, हमारे काम को जनता भी देख रही है। तो वहीं किसान आंदोलन पर विज ने कहा कि किसानों और उनके नेताओं को तय करना है कि उन्हें क्या करना है। सरकार ने नए दौर की बैठक करके उन्हें कई रास्ते बता दिए। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकूला सेक्टर 5 स्थित बस स्टैंड परिसर में जिला परिवहन अधिकारी के कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वहां की कार्यप्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोडिंग वाहनों के खिलाफ विशेष तौर पर कार्रवाई की जाएगी, जिसमें ओवरलोडिंग को रोका जा सके। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि उन्हें गांव वासियों की तरफ से शिकायतें मिल रही हैं कि ओवरलोडिंग वाहनों की वजह से वहां की सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई, जिसकी वजह से लोग काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा ज्ञानचंद गुप्ता ने जिला परिवहन अधिकारी से पंचकूला में वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की लागत को और कम करने की सलाह दी। कोरोना के चलते पिछले 2 साल से लगातार छात्रों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। इस बार तो हालात ये बन गए कि बिना एग्जाम के ही 10वीं और 12वीं क्लास के छात्रों को पास किया जा रहा है। लेकिन सीबीएसई की तरफ से 12वीं क्लास के जो रिजल्ट का फॉर्मूला निकाला गया, उससे स्कूल संचालक ही नहीं बल्कि छात्र भी निराश। स्कूल संचालकों का कहना है कि 10वीं और 11वीं क्लास की परफॉर्मेंस न शामिल की जाए, बल्कि जो स्टूडेंट 12वीं क्लास के दौरान तिमाही और अर्धवार्षिक एग्जाम जो उन्होंने दिए हैं, उनके आधार पर रिजल्ट तैयार किया। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार करने की मांग को लेकर सर्व कर्मचारी संघ से जुड़े कर्मचारियों ने फतेहाबाद के डीसी से मुलाकात की। इस दौरान कर्मचारियों ने सरकार के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। डीसी को सौंपे गए ज्ञापन में पदाधिकारियों ने कहा कि आज जरूरत है कि सार्वजनिक सेवाओं का विस्तार किया जाना चाहिए, क्योंकि जब तक सार्वजनिक क्षेत्र की सेवाओं का विस्तार नहीं होगा, तब तक गरीब लोगों को लाभ नहीं मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि आज फतेहाबाद में पर्याप्त मेडिकल स्टाफ नहीं है। ऐसे में गांव के दूर दराज के स्वास्थ्य केंद्रों में उन्हें पहुंचना मुश्किल है, जिसको लेकर उन्होंने सरकार से मांग की है कि कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए सरकारी क्षेत्र में जो रिक्त पद पड़े हैं, उन्हें भरा जाए ताकि समय पर उनका उपयोग हो सके। कोरोना काल में जिन लोगों के परिजनों की मौत हुई और वे किसी कारणवश हरिद्वार में अस्थि विसर्जन नहीं कर पाए, उनके लिए डाक विभाग ने पहल शुरू की है।
साइबर सिटी गुरुग्राम का सदर बाजार हर तरह की दुकानों के लिए मशहूर बाजार है। यहाँ जिले से दूर दूर से ग्राहक आते हैं, जिसके चलते यहाँ हमेशा भीड़ का आलम रहता है। इसी सिलसिले में यहाँ प्रशासन अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया था, लेकिन कोरोना काल के कारण प्रशासन का अभियान बीच में ही रुक गया। दुकानदारों की शिकायत है कि रास्ते छोटे होने के चलते उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता और ग्राहकों को भी परेशानी उठानी पड़ती। तो शाम के एसबीआई बैंक की ब्रांच में अचानक देर रात आग लग गई। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई। मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग की चपेट में आने से बैंक में रखा फर्नीचर जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। रात की बात ये रही कि बैंक में रखी करीबन 32 लाख रुपए की नकदी जलने से बच गई। अनुमान लगाया जा रहा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। इस संबंध में बैंक मैनेजर दीपक खरब ने बताया कि देर रात उन्हें आगजनी की सूचना मिली थी, जिसके बाद तुरंत दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। मैनेजर ने बताया कि उन्होंने बैंक की जरूरी सेवाएं नकदी बावानी खेड़ा शाखा में बहाल कर दी, ताकि उपभोक्ताओं को कोई असुविधा न हो। कनीना के गांव से नवविवाहिता के लापता होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि महिला रात के समय घर से लापता हो गई। करीब 2.5 महीने पहले ही महिला की शादी हुई थी। पति की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। डॉक्टरों पर हमलों के खिलाफ आईएम में सिरसा ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ओपीडी सेवाएं बाधित रही। हालांकि इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं को जारी रखा गया। डॉक्टरों की मांगे कि इलाज के दौरान डॉक्टरों पर होने वाले हमलों की निंदा करते हुए सुरक्षा की मांग की। आईएमए सिरसा के उप प्रधान डॉक्टर आशीष खुराना ने बताया कि मौजूदा हालात में चिकित्सक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। बावजूद इसके डॉक्टरों पर हिंसात्मक मामले सामने आ रहे हैं, जो गलत है। जींद में निजी अस्पताल में आईएमए की कॉल पर शुक्रवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक ओपीडी सेवाएं बंद रही। वहीं फतेहाबाद में डॉक्टर भी सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक हड़ताल पर रहे। आपको बता दें कि डॉक्टरों पर हुए हमले पर सख्त कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। गुलचिका एसडीएम कार्यालय के पास स्वास्थ्य विभाग के आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर नारेबाजी। सीएमओ की तरफ से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की लिस्ट जारी नहीं की गई, जिसको लेकर कर्मचारियों में काफी रोष है। कर्मचारियों का कहना है कि ठेकेदार की तरफ से लिस्ट जारी करने के बाद भी अधिकारियों ने कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की। साथ ही उनका कहना है कि पिछले 2 महीने से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई जा रही है। आउटसोर्सिंग कर्मचारी पिछले 10 दिन से सरकारी अस्पताल में धरना दे रहे हैं, जिसके बाद अब इन कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। रोहतक को निगम ने 5 इको फ्रेंडली मिनी बस की सौगात दी है। शहर में 32 सीट वाली इको फ्रेंडली बसों का शुक्रवार से 50% क्षमता के साथ संचालन शुरू कर दिया। मेयर मनमोहन गोयल, नगर निगम कमिश्नर प्रदीप गोदारा और रोडवेज अधिकारियों की मौजूदगी में इन बसों को हरी झंडी दिखाई गई। इस मौके पर मेयर ने सभी शहरवासियों को बधाई दी है। तो वहीं नगर निगम कमिश्नर प्रदीप गोदारा ने जानकारी देते हुए बताया कि शहरवासियों के साथ साथ ग्रामीण भी 10 रुपए किराए पर इन बसों में सफर कर सकेंगे। फिलहाल अभी 5 बसों का संचालन शुरू किया गया। अगर इनके अच्छे नतीजे सामने आते हैं तो बसों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। प्रदेश को साफ सुथरा रखने के लिए हरियाणा सरकार की ओर से स्वच्छता पखवाड़ा अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान को गृह मंत्री अनिल विज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुरू किया। अभियान का मकसद था प्रदेश को गंदगी मुक्त करना, लेकिन अधिकारियों और विभाग की लापरवाही की वजह से इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। ऐसे ही तस्वीर अंबाला से सामने आई है, जो सरकार के लक्ष्य के रास्ते में बड़ी समस्या है। सफाई के नाम पर सिर्फ लीपापोती ही की जा रही है। जब हमारी टीम ने हकीकत को जानने की कोशिश की तो यहां स्वच्छ भारत की गंदी तस्वीर सामने कैमरे में कैद हो गई। यहां जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और नालों की सफाई भी ठीक से नहीं की जा रही।
टीकरी बॉर्डर पर कसार गांव के युवक के जाने के मामले को लेकर समाज के लोगों ने एसपी और उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा है। ब्राह्मण समाज के जिला प्रधान देवराज ने जानकारी देते हुए बताया कि समाज के लोगों ने इकट्ठा होकर आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर एसपी और उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा। साथ ही मांग की गई है कि परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जाए, साथ ही परिवार को सुरक्षा भी दी जाए। गौरतलब है कि बुधवार को कसार गांव के रहने वाले एक युवक को जिंदा जलाने का मामला सामने आया था। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई थी, जिसके बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है। 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को अब सामान्य तरीके से ही मनाया जाएगा। इसे लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इससे पहले सरकार की ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ऑनलाइन मनाने का निर्णय लिया गया था। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन प्रसारण के जरिए आम जनता तक योग पहुंचाने का कार्यक्रम था, मगर अब कोरोना की थमती रफ्तार को देखते हुए सरकार ने योग दिवस को सामान्य तरीके से ही मनाने का निर्णय लिया। डीसी महावीर कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए तैयारियां चल रही है। संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर कार्यक्रम की उचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। राजनेताओं के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में खेल मंत्री संदीप सिंह को भी किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा। यमुनानगर में कष्ट निवारण समिति की बैठक लेने पहुंचे मंत्री संदीप सिंह के काफिले को किसानों ने काले झंडे दिखाए। संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में हुए विरोध को देखते हुए जिला सचिवालय के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। दूसरी ओर मेयर मदन चौहान को भी किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा। किसानों के विरोध को देखते हुए कष्ट निवारण समिति की बैठक में शामिल होने जा रहे मेयर मदन चौहान को वापस लौटना पड़ा। इधर यमुनानगर में मंडेबर रोड पर स्थित केमिकल की एक अवैध फैक्ट्री पर सीएम फ्लाइंग ने छापा मारा। इस दौरान सीएम फ्लाइंग ने मौके पर भारी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सील किया। इसके साथ ही 2 फैक्ट्री संचालकों को गिरफ्तार कर पुलिस के हवाले किया गया। सीएम फ्लाइंग अधिकारी ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि मंडेबर रोड पर एक अवैध फैक्ट्री में हाइड्रोक्लोरिक एसिड से केमिकल बनाया जा रहा है, जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं। जिसके बाद स्थानीय पुलिस को साथ लेकर यहां पर छापेमारी की गई और यहां से भारी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बरामद हुआ, जिससे कि यहाँ के लोग कई तरह के प्रोडक्ट से तैयार कर रहे थे। उन्होंने बताया कि यहाँ पर यह अवैध काम करीब 3 साल से चल रहा था। करनाल में पानी का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में लगातार भूजल स्तर नीचे आ रहा है, जिसके चलते अब यह स्तर 20 मीटर से भी नीचे जा चुका है। प्रशासन ने इस पर अब चिंता जतानी शुरू कर दी। हालात ये उछल है कि स्थिति डार्क जोन की तरफ जा रही है। पानी की कमी का सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है पानी का मीठा होना, जिसकी वजह से लोग लगातार इस पानी का इस्तेमाल कृषि क्षेत्र और इंडस्ट्री क्षेत्र में कर रहे हैं। करनाल के आसपास के इलाकों में धान की फसल काफी ज्यादा होती है और धान की फसल के लिए पानी की लागत ज्यादा लगती है, जिसके चलते पानी का स्तर कम होता जा रहा है। यही वजह है कि सरकार ने इसके लिए कई कड़े कदम भी उठाए हैं। प्रदेश में पिछले 8 साल से नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे करीब 4500 कंप्यूटर टीचर्स और लैब सहायकों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है। निदेशक सेकेंडरी एजुकेशन की तरफ से जारी हुए आदेशों के मुताबिक अब कंप्यूटर टीचर्स और लैब सहायकों को 1 अप्रैल से बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। आपको बता दें कि कंप्यूटर टीचर्स को पहले 15,000 और लैब सहायकों को 9,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जा रहा था, जो अब 18,000 और 12,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा।
रादौर में हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ ने शिक्षा विभाग के उस फैसले का विरोध किया जिसमें फ्री किताबों की जगह पैसे बच्चों के खातों में डालने का ऐलान किया गया। अध्यापक संघ का कहना है कि पहले तो बच्चों के खाते खुलवाने ही बड़ी चुनौती है और अगर खाते खुल भी जाते हैं तो उन खातों में राशि आधी आती। इतना ही नहीं, उसे राशि का परिवार निजी खर्च में इस्तेमाल कर देते हैं। अध्यापक संघ का कहना है कि किताबें बच्चों के लिए पहली बुनियादी जरूरत है जो स्कूल खुलते ही बच्चों को चाहिए। संघ ने कहा कि महामारी के समय में पहले ही बच्चों की पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा था, ऊपर से किताबें न देकर शिक्षा विभाग और अधिक नुकसान करके सार्वजनिक शिक्षा से पल्ला झाड़ रहा है। शिक्षा विभाग के फैसले के खिलाफ अध्यापक संघ ने खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर फैसले को वापस लेने संबंधी ज्ञापन खंड शिक्षा अधिकारी को सौंपा। करनाल में काचवा पुलिस के पास नहर से पुलिस ने एक शव बरामद किया है। छानबीन के दौरान मृतक की पहचान राजकुमार निवासी नंगला गांव के रूप में हुई है। मृतक के परिजनों ने बताया कि पति पत्नी में कई दिनों से अनबन चल रही थी, जिससे परेशान होकर राजकुमार घर से भाग गया। उनका कहना है कि पुलिस को राजकुमार के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई। वही मामले में पुलिस का कहना है कि मृतक ने खुदकुशी की है। फिलहाल शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई जारी है। कनीना में नगर पालिका और पुलिस प्रशासन ने गुरुवार सुबह दुकानें खोलने पर दुकानदारों के चालान काटे। नगर पालिका और पुलिस की टीम सुबह 8:30 बजे बाजार में पहुंची और फलों की रेडी लगाने वालों समेत 5 दुकानदारों के 500 रुपए के चालान किए। चालान की कार्रवाई से नाराज दुकानदारों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। दुकानदारों ने आरोप लगाया है कि जब 7 बजे दुकान खोलने के निर्देश प्रशासन की तरफ से दिए गए हैं तो फिर 8:30 बजे चालान क्यों किए गए। ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को फिट रखने के उद्देश्य से बीजेपी सरकार ने पिछले कार्यकाल के दौरान लाखों रुपए खर्च कर प्रदेश भर के रादौर उपमंडल में भी कई गांवों में व्यायामशालाओं का निर्माण कराया था। ताकि लोग सुबह शाम यहां पर योग कर सके और व्यायाम के साथ फिट रह सके, लेकिन इन व्यायामशालाओं की उचित देखभाल नहीं होने से व्यायामशालाओं की हालत दयनीय हो रही है। इन व्यायामशालाओं में कोई भी प्रशिक्षण नियुक्त नहीं किए जाने के कारण भी लोग यहां नहीं पहुंच रहे, जिसके चलते लाखों रुपए खर्च कर बनाई गई व्यायामशालाएं कई गांवों में सफेद हाथी साबित हो रही है। दतिया में सीएम फ्लाइंग और फूड सेफ्टी विभाग की टीमों ने दूध की डेयरी पर छापेमारी की, जहां से टीम ने दूध, दही और घी के सैंपल लेकर जांच के लिए भेज दिए, जिससे डेयरी संचालकों में हड़कंप मच गया। प्रदेश में नशे के कारोबार के खिलाफ मुहिम जारी है। इसी कड़ी में राज्य नारकोटिक्स विभाग को करनाल में बड़ी सफाई मिली है। पुलिस ने यहां से एक शख्स को गिरफ्तार करते 185 ग्राम हेरोइन बरामद की है। पुलिस ने शिकंजे में आया शख्स पंजाब के पटियाला का रहने वाला बताया जा रहा है, जो अलग अलग कॉलेजों में पढ़ने वाले स्टूडेंट को हेरोइन सप्लाई करता था। बरामद की गई हेरोइन की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नशे के सौदागर को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो कुरुक्षेत्र से लाई गई नशे की खेप को अलग अलग जगहों पर बेचने की फिराक में था। बहरहाल पुलिस ने आरोपी शख्स को कोर्ट में पेश कर 2 दिन का रिमांड हासिल किया है। इसके अलावा नशे के कारोबार में साथ देने वाले इसके एक साथी की तलाश की जा रही है।